गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की क्लास में स्वागत है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने अपनी यूनिट HSAB कंसेप्ट स्टार्ट की थी। HSAB कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि कठोर अम्ल कठोर सार के साथ मिलकर स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं तथा मृदु अम्ल मृदु सार के साथ मिलकर स्थायी संकुल का निर्माण करते हैं। अगर कठोर अम्ल दुर्बल सार के साथ फॉर्मेशन करेगा तो वह स्थायी स्पीशीज का निर्माण करेगा। उसी प्रकार यदि मृदु अम्ल कठोर सार के साथ किसी भी स्पीशीज का फॉर्मेशन करता है तो वह अस्थायी होगी। इसी कंसेप्ट के अंतर्गत हमने एक सिम्बायोसिस मतलब सहजीविता की परिघटना का अध्ययन किया था। सिम्बायोसिस क्या था कि मृदु लिगेंड उस धातु आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है जो पहले से ही मृदु लिगेंडों से जुड़ी हो। ठीक है, तथा उसी प्रकार कठोर लिगेंड भी उसी केंद्र से मतलब उसी धातु आयन से जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा जो पहले से ही कठोर लिगेंडों से जुड़ी हो। ये जो संपूर्ण परिघटना है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा था? सिम्बायोसिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सहजीवन का सिद्धांत उन समावयव के अपेक्षिक स्थायित्व को नहीं समझा सकता जिसमें पाई बंधन प्रभाव या त्रिविम प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब सिम्बायोसिस की जो परिघटना थी केवल सिंपल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही लागू होती थी। अगर जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर स्टेरिक इफेक्ट प्रेजेंट हो तो उनके अंदर ये परिघटना कंसिडर नहीं कर सकते या लागू नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जिन संकुलों में पहले से ही स्थूल लिगेंड उपस्थित हो तो आने वाला उभयदंतुक लिगेंड बाइडेंटल जो लिगेंड धातु आयन है के साथ इस प्रकार बंधित होगा कि लिगेंडों से उसका प्रतिकर्षण न्यूनतम या फिर अर्थात त्रिविम बाधा न्यूनतम हो। मतलब अगर बाइडेंटल लिगेंड किसी भी लिगेंड से जुड़ता है यानी में किसी भी धातु आयन से जुड़ता है जिसके अंदर पहले से लिगेंड मौजूद है तो वो बाइडेंटल लिगेंड की स्थिति इस प्रकार होगी कि उसके अंदर जो त्रिविम प्रभाव होगा वह न्यूनतम होगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा कि उसके अंदर उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक इफेक्ट उसके अंदर स्टेरिक इफेक्ट उसके अंदर डेवलप हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन नाइट्राइट का। ये नाइट्राइट लिगेंड ऑक्सीजन परमाणु द्वारा धातु आयन से बंधित हो जाने पर स्थायी संकुल का निर्माण करता है। ठीक है, अगर इस की अरेंजमेंट है इस कॉम्प्लेक्स का अरेंजमेंट अपन देखें तो इस तरीके से होगा जिसके अंदर प्रतिकर्षण कम है मतलब लीनियर शेप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जिससे कि पाई बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रेजेंट है। लेकिन अगर दूसरी स्थिति देखें जिसके अंदर बैंड शेप के अंदर दोनों ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं तो यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन परमाणु है वो पाई बंधित है और दूसरा से कोऑर्डिनेशन कोबॉन्ड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोनों ऑक्सीजन के बैंड शेप के उपस्थित होने के कारण रिपल्सन अधिक होगा जिससे कि त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी और ये स्थायी अस्थायी होगा। अब है पाई बंधन प्रभाव। संकुल में धातु आयन द्वारा लिगेंड से पाई बंध बनने के कारण सहजीवन की पालना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? एक एग्जांपल द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बी पाई बाइपिरिडीन पीबी एनसीएस का होल ट्वाइस जिसके अंदर पीबी क्या है? मृदु अम्ल है तथा एनसीएस क्या है? यहाँ पे कठोर सीरा है मतलब कठोर पोर है यहाँ इसका। उपरोक्त संकुल में धातु आयन Pb+2 एस परमाणु के साथ पाई बंध बनाने के कारण स्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, देख लीजिए इसके अंदर डी पाई मेटल के अंदर डी पाई एस बॉन्ड बन रहा है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ एस की अपेक्षा बी पाई बाइपिरिडीन के धातु आयन के साथ पाई बंध बनने की सामर्थ्य एस से अधिक है। ठीक है, अतः पीबी यहाँ बी पाई के साथ पाई बंध बना लेता है। इस कारण एनसीएन लिगेंड का एस सिरा धातु आयन के साथ ना जुड़कर उसका कठोर सिरा एन पीबी से जुड़ता है जो कि सहजीवन के विपरीत है।
क्योंकि हमने देखा था कि सहजीवन सिद्धांत क्या था कि कठोर कठोर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है और मृदु मृदु से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो पीबीएस परमाणु के पाइबंद बनने का स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, ठीक है, इसलिए वो बाइपीरिडिन के साथ जुड़ेगा। लेकिन जुड़ना किससे चाहिए था कि एनपीबी से जुड़ता है, जो कि सहजीवन के सिद्धांत के विपरीत है। नेक्स्ट है कि अम्ल सार प्रबलता तथा कठोरता मृदुता, ठीक है। अब यहाँ पे कठोरता मृदुता अलग चीज़ है और अम्ल सार की प्रबलता अलग चीज़ है, दोनों को ध्यान में रखना। किसी भी अम्ल तथा सार की कठोरता या मृदुता उसके किसी कठोर अथवा मृदु स्पीशीज के साथ बंध बनाने के आधार पर हम ज्ञात कर सकते हैं। यह किसी अम्ल या सार की कठोरता या मृदुता उसके प्रबलता से भिन्न होती है, ठीक है। मतलब कठोरता और मृदुता अलग चीज़ है किसी भी अम्ल सार की, और उसकी स्ट्रेंथ प्रबलता अलग चीज़ है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि निम्न अभिक्रिया में ए डैश तथा बी डैश क्रमशः प्रबल अम्ल या प्रबल सार होगा या फिर दुर्बल अम्ल या दुर्बल सार होगा। इसका निर्धारण हम निम्न अभिक्रिया द्वारा कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। पहला है ए डैश, जो कि ए बी से रिएक्शंस करेगा और क्या बनाएगा, ए डैश बी प्लस ए। दूसरे रिएक्शन देखते हैं कि बी डैश है, जो कि ए बी से रिएक्शंस करके क्या बनाएगा, ए बी डैश प्लस बी। अब देखते हैं कंडीशंस कि कब ये कठोर मृदुसार हो सकते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में ए डैश प्रबल होगा, ठीक है, जब अभिक्रिया अग्र दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर रिएक्शंस प्रोसीड हो रही हैं तो यहाँ पर ए डैश क्या होगा, प्रबल, ठीक है, अर्थात ए डैश ए को विस्थापित कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार समीकरण 2 में यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में जारी रहेगी तो यहाँ बी डैश को प्रबल सार माना जाएगा। सिमिलरली की तरह माना बी डैश सारों की एक श्रेणी है तो उस श्रेणी का निर्धारण हम संदर्भ अम्ल ए के साथ संयोग करके आधार पर कर सकते हैं। सपोज बी डैश अगर कोई भी सार हो सकता है, हमें पता नहीं है कौन सा है, तो हम यहाँ पर क्या अम्ल को रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लेंगे कि अम्ल है जो कि संदर्भ अम्ल ए है। उसके बाद में हम बी डैश के जो सार है उसकी स्टेबिलिटी ज्ञात कर लेते हैं या फिर स्ट्रेंथ ज्ञात कर सकते हैं। माना यदि संदर्भ अम्ल ए क्रोमिक आयन हो, तो सपोज हमने ए को क्या मान लिया, क्रोमिक आयन, ठीक है, तो प्राप्त जो सार हो गए, मतलब जो सीक्वेंस होगा बेस का, वो संदर्भ अम्ल ए के संदर्भ के रूप में प्राप्त श्रेणी से विपरीत होगा, ठीक है। सामान्यतः सारों की प्रबलता का निर्धारण सामान्यतः सारों की प्रबलता का निर्धारण प्रोटॉन के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। मतलब जो प्रोटॉन क्या ज़्यादा जल्दी त्याग करेगा उसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि मानना कि जल्दी विलेन में H प्लस आयन प्रेजेंट है, जो बी से रिएक्शंस करके क्या बनाना है, बी एच प्लस है। इसके आधार पर हम सारों का सीक्वेंस याद कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि प्रबलता और कठोरता मृदुता में कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि OH माइनस SO3 माइनस 2 और F माइनस, जहाँ पर OH क्या है, माइनस क्या है, यहाँ पे कठोर सार, SO3 माइनस 2 यहाँ पे क्या है, मृदु सार, सॉफ्ट ऐसे सॉफ्ट बेस है, ठीक है, और F माइनस यहाँ पे क्या होगा, हार्ड बेस, ठीक है। अब इन दोनों के pKa मतलब वियोजन स्थिरांकों के मान हमें यहाँ पर दे रखे हैं। देखते हैं कि वियोजन स्थिरांक pK है, OH माइनस का है 15.7, SO3 माइनस 2 का क्या है 6.8 और F माइनस का यहाँ पर कितना है 2.85, ठीक है। यहाँ OH माइनस आयन तथा F माइनस आयन दोनों ही कठोर सार हैं, लेकिन OH माइनस आयन के pKa का मान कितना है 15.7 की प्रबलता, F माइनस आयन जिसकी वियोजन स्थिरांकों का मान कितना है 2.85 की तुलना में 10 टू द पावर 3 गुना ज़्यादा है, अतः यह अधिक सार्य है। यहाँ पर हम pKa के मानों के आधार पर उन दोनों की कठोर सारों की हम यहाँ पर क्या ज्ञात करें, प्रबलता ज्ञात करें, कि मतलब जिसके pKa का मान ज़्यादा होता है वह उतना ही अधिक प्रबल होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी अम्ल या सार की कठोरता या मृदुता
तथा उनकी प्रबलता में अंतर होता है। मतलब कठोरता और मृदुता अलग चीज़ है और उसकी प्रबलता अलग चीज़ है, ठीक है? अर्थात दोनों भिन्न हैं, जिसे निम्न उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। चलो एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें हम ब्रीफली ये अध्ययन करेंगे कि हम कब इसको कठोर प्रबल कह सकते हैं, कब इसे मृदु प्रबल कह सकते हैं। माना एक सारक बी है, एक बेस बी है, यह कठोर या मृदु होगा, यह अभिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक के पर निर्भर करेगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कब कठोर होगा, बी बेस बी है जो कब कठोर होगा और कब मृदु होगा। निम्न अभिक्रिया में H प्लस को कठोर संदर्भ कठोर अम्ल, पहले से मान लिया हमने H प्लस क्या है, यहाँ पर कठोर अम्ल है रेफरेंस के तौर पर, और CH3Hg प्लस जो मेथिल मरकरी धनायन है उसको हमने मृदु अम्ल के रूप में पहले से ही मान लिया है। हमें केवल अगर बी की पोजीशंस ज्ञात करनी है कि ये किस में जाएगा, कठोर में होगा या फिर मृदु में होगा। अब इन दोनों के बीच में अगर रिएक्शंस करवाएं कि जैसे कि BH प्लस है जो संदर्भ कठोर अम्ल है, ठीक है? H प्लस यहाँ पे क्या है, कठोर अम्ल है, और अब यहाँ पे जो बी होगा, ठीक है, ये मृदु होगा या कठोर सार होगा, यह अभिक्रिया की प्रकृति या फिर उसके समअवस्था स्थिरांक पर निर्भर करेगा। जब ये मेथिल मरकरी धनायन से रिएक्शंस करेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, हमें पता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट के बीच में बॉन्ड बनता है और हार्ड हार्ड के बीच में बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर H प्लस है जो कि क्या है, कठोर अम्ल है, तो ये अलग हो जाएगा और सॉफ्ट स्पीसीज आपस में जुड़ जाएगी। क्या बनेगा, CH3HgB प्लस, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बना, और H प्लस है जो कि यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब अगर यदि हम इसका साम्य अवस्था स्थिरांक देखें तो कुछ इस प्रकार होता है के बराबर, ठीक है? और अगर BH प्लस का हम वियोजन स्थिरांक की बात करें, मतलब अस्थायित्व स्थिरांक भी कह सकते हैं, K की बात करें, मतलब इसके टूटने की दर क्या होगी, तो BH प्लस है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन चलती हैं कि B प्लस और H प्लस के अंदर डिसोसिएट कंटिन्यूटली होता रहता है, बनता रहता है और टूटता रहता है। और इसके K की बात करें तो क्या होगा, K बराबर BH प्लस अपॉन BH प्लस है, ठीक है? अब है कि CH3HgB प्लस का स्थायित्व KS, ठीक है, इस स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, कि जितने अधिक बी प्लस रिमूव होंगे, मतलब बी जितना अधिक एच प्लस से रिमूव होगा उतनी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? इसकी रिएक्शन देखते हैं कि CH3Hg प्लस बी जो कि CH3HgB प्लस बना रहा है। अब इसके बीच में संबंध क्या है, देखते हैं कि इसका हम कैसे से डिफाइन कर सकते हैं CH3HgB प्लस के स्थायित्व स्थिरांक को। अब इसके बीच में संबंध क्या है कि समीकरण 4 व 6 से, ठीक है, 4 एंड 6 है, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या होगा, के बराबर साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होगा कि KA इंटू के एस, मतलब KA मतलब इसके वियोजन की दर और इसके स्थायित्व की दर का गुणा होता है साम्य अवस्था स्थिरांक। अगर यहाँ पे log ले लें इसका तो log KA बराबर क्या होगा, माइनस log KA इंटू KS। और एक कंडीशन होती है कि बी कठोर सार कब हो सकता है कि PKA इज ग्रेटर देन log KS, ठीक है? इसी कंडीशंस के अंदर हैं जो कि बी हैं जो कठोर सार की तरह व्यवहार कर सकता है। अब जो ये समीकरण है इसका कंक्लूजन क्या है और कौन कौन से कंडीशन इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं कि उपरोक्त समीकरण से निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। यदि के का मान, ठीक है, के का मान 21 से कम हो तो ही बी कठोर सार होगा, ठीक है? समीकरण 4 में के ए बी एच प्लस के वियोजन स्थिरांक को प्रदर्शित करता है जिसे वियोजन या स्थायित्व स्थिरांक कहते हैं। समीकरण 6 में के एस CH3HG बी प्लस के निर्माण को प्रदर्शित करता है। अतः यहाँ इसका क्या होगा, यह निर्माण स्थिरांक या CH3HG बी प्लस का स्थायित्व स्थिरांक हो सकता है। यहाँ के ए व के एस के मान के आधार पर हम के ए व के एस के मान के आधार पर हम बी की कठोरता या मृदुता ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बी कठोर कब होगा, जब के का मान 21 से कम होता है। तो पी के ए इज ग्रेटर देन log के एस बराबर क्या होगा, इस कंडीशन में बी कठोर सार होगा। यदि अभिक्रिया एक अग्र दिशा में जारी रहती है,
ठीक है, समीकरण 1 जैसे जिसमें हमने पढ़ा था कि BH प्लस CH3HG प्लस क्या बन रहा था CH3HG B प्लस H प्लस जो कि B यहाँ से रिमूव हो रहा था H प्लस से, वो अगर कंटिन्यूटली जारी रहती है अगली दिशा में तो B मर्दूसार होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था समीकरण 1 में कि देखिए वापस से मैं बात दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे देखा था कि BH प्लस के अंदर कठोर अम्ल है और ये क्या हो गया मर्दू होगा, तो मर्दू मर्दू मिलकर CH3HG B प्लस कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। अगर ये अभिक्रिया अगली दिशा में जारी रहती हैं तो B क्या होगा मर्दू क्षार होगा, और यदि अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर ट्रांसफर हो जाती हैं तो B कठोर क्षार होगा, क्योंकि B वापस से जाकर उससे कठोर स्पीशीज मतलब H प्लस से जाकर जुड़ने की संभावना रखेगा। प्रोटोनीय अवधारणा के अनुसार कोई प्रबल अम्ल तथा क्षार किसी दुर्बल अम्ल या क्षार को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, जो कि एचएसएबी सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि हमने एचएसएबी सिद्धांत के अंतर्गत ये पढ़ा था कि कठोर कठोर से जुड़ेगा और मृदु मृदु से जुड़ेगा। लेकिन अगर हम प्रोटोनीय अवधारणा के आधार पर हम देखें, ठीक है, तो प्रबल अम्ल अथवा क्षार किसी भी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार को प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कि SO3-2 है जो कि HF से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि SO3-2 क्या पर है, यहाँ क्या है मृदु है मतलब प्रबल मृदु क्षार है, और HF यहाँ पर क्या है हार्ड आयन मतलब दुर्बल कठोर क्षार है। तो यहाँ पे क्या बनता है देखिए HSO3-2 मतलब हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और F है जो कि यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ये HSAB सिद्धांत के विपरीत है। इस अभिक्रिया में SO3-2 जो कि एक प्रबल मृदुसार है, इसका pK का मान 6.8 है, अतः यह एक दुर्बल कठोर सार F- जिसके pKa का मान 2.8 को विस्थापित कर देता है। क्यों, यहाँ पे pKa के मानों में अंतर है, मतलब प्रबलता किसके ज़्यादा है यहाँ पर SO3-2 की, भले यह दुर्बल सार है लेकिन प्रबलता अधिक होने के कारण यह कठोर सार मतलब F- जिसके pK का मान 2.8 ही है, वो इसको विस्थापित कर देता है किससे HF से। यह अम्ल सार प्रबलता के तो अनुसार है लेकिन HSAB सिद्धांत के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल और है जो कि हम अपने अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसके साथ साथ हम कठोरता तथा मृदुता के जो सैद्धांतिक आधार हैं, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।